हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग बर्ड्स, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम उसके बेसिक पढ़ेंगे, देन हर एक लेक्चर में हर रोज़ एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो लिविंग वर्ड है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिफाइन करना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है और कौन सी लिविंग को, कौन कौन से करैक्टर हैं जो लिविंग को डिफाइन करेंगे, कौन से नॉन लिविंग को। तो नॉन लिविंग करैक्टर से लिविंग करैक्टर्स को डिफाइन करने की जो पूरी का पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार जो लाइफ है, लिविंग प्रोसेस की जो लाइफ है, उनका जो टाइमिंग पीरियड है, उसको क्या बोलेंगे। तो जो लाइफ है उसको हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लाइफ को हम पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं अलग अलग करेक्टर्स में, कि अगर ये करेक्टर है तो वो चीज़ लिविंग है, अगर ये करेक्टर नहीं है तो वो चीज़ नॉन लिविंग है। तो लाइफ को, जीवन को हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस में करेक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम अलग अलग करेक्टर से उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो जो लिविंग प्रोसेस है वो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शंस, खुद को एक्सप्रेस करता है थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो क्या हो रहा है, पूरी की पूरी बायो में हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए वो किससे बने हुए हैं, अलग अलग जो हमारी सेल है वो उसमें क्या परसेंट है, ऑर्गेनल परसेंट है। और ऑर्गेनल्स में क्या है, कहीं पे नाइट्रोजन की बाइंडिंग मिले, कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन, इन सब की सारे के सारे जो केमिकल्स हैं उनकी बाइंडिंग मिलती है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनकी बाइंडिंग वहाँ पे हमें मिलती है। तो जो केमिस्ट्री है उस वही क्या करे, पूरे के पूरे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको बना रही है। हमें जो सेल है उसकी पूरी की पूरी कंपोजिशन पता है कि इतने परसेंट ये परसेंट है, इतने परसेंट ये केमिकल प्रेजेंट है, लेकिन हम उससे लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री हमें सेल की पता है उससे हम लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी जो लाइफ है वो किससे क्रिएट हुई है, केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनको अटैच होके फिर वो पूरी की पूरी लाइफ यहाँ पे क्रिएट हुई है। देखो पहले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं या इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो बने, फिर उसके बाद ऑर्गेनल्स बने, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन द ऑर्गेनिज्म। ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बना है। तो ये जो लाइफ है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसका, मोलिक्यूल्स का, जो कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कौन कौन से करेक्टर्स है जिनके द्वारा हम लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इस ऑर्गेनिज्म जो ये थिंग है इसके अंदर लाइफ है या नहीं है, ये लिविंग है या नहीं है, कौन कौन से करेक्टर्स है उन वो हमें देखने। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन, ये करेक्टर्स है। इनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को मेजर करके, कि भाई ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। इन सारे कैरेक्टर्स को हम देख के फिर उस चीज़ को करेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें लाइफ परसेंट है या इसके अंदर लाइफ परसेंट नहीं है। तो लाइफ क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो खुद को एक्सप्रेस करती है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बाय ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेस वो अपने आप को करेक्टराइज करने के लिए इंक्लूड करती है। फिर आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होंगे वो हमें यहाँ पर देखने हैं।
तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, उसका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर एक चीज़ एक सिस्टम से एक पूरे के पूरे सिस्टम में ऑर्गेनाइज होगी कि पहले सेल बनी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, आगे ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चलता है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका, उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों के दोनों प्रोसेस चल रही होंगी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होमोस्टेसिस, ये सारी प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग, डेथ, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है जो कि एक लिविंग बीइंग को डिफाइन करेंगे। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक लिविंग बीइंग को डिफाइन करते हैं कि एक कैरेक्टर के अंदर ये सारे के सारे एक लिविंग बीइंग के अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अभी हम वन बाय वन ये कैरेक्टर्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस कैरेक्टर का कहाँ रोल है, कैसे वो अपनी पूरी की पूरी वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले डेफिनेट शेप एंड साइज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक डेफिनेट शेप मिलेगी, एक पर्टिकुलर आकार मिलेगा, उसका पर्टिकुलर साइज मिलेगा एक नैरो रेंज में। ये तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि हम सिर्फ कोई भी चीज़ है उसका डेफिनेट साइज दे दिया। मान लिया ह्यूमन बीइंग का हम बोल दें कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग 5 फीट का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसके नैरो रेंज में उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, उसकी रेंज है वो वेरी करेगी। तो हर एक लिविंग बीइंग की एक डेफिनेट शेप होती है एंड एक डेफिनेट साइज होता है। डेफिनेट शेप एंड साइज होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है। मॉर्फस होगा किस वजह से, उसके डेफिनेट शेप एंड साइज है, उसकी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी है। तो हर एक लिविंग बीइंग है वो अपनी मॉर्फोलॉजी शो करेगा, मॉर्फस होगा। और जितने भी नॉन लिविंग उनकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होती है, वो क्या होते हैं, एमॉर्फस। जो मॉर्फोलॉजी होगी उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फस ऑर्गेनिजम्स, एंड जिनकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, नॉन लिविंग है, उनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। फिर सेकंड आता है स्टेप में हो गया कि भाई डेफिनेट शेप एंड साइज है, मॉर्फोलॉजी होगी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, और जो नॉन लिविंग है उनकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होती, इसलिए उसको एमोर्फस ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। फिर आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर कि हर एक जो बॉडी के अंदर हर एक यूनिट है वो कैसे जुड़ के बनी हुई है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया है। तो ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेल से पहले हमारे पास सेल है, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, सेल से टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज है। अगर पीछे का देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन कार्बन मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स है जो कि हमारी जो सेल है उसकी फॉर्मेशन में, ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो इसी वजह से हर एक लिविंग बीइंग के जो बॉडी है उसकी स्मॉलर यूनिट, सब यूनिट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज मिलेंगी, और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो अपना बनाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक बॉडी पार्ट का एक डिफरेंशिएशन होगा, स्मॉलर यूनिट, सब यूनिट सारी की सारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहती है, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज रहती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, इसी की वजह से हम एक लिविंग बीइंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने शेप साइड एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि शेप
साइज होनी चाहिए पर्टिकुलर। एंड सेकंड में हमें पढ़ा कि उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ग्रोथ है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, किसमें जो कोई ऑर्गेनिज्म उसके जो साइज है उसमें चेंज आएगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आएगा, मतलब उसका वेट है वो भी इंक्रीज होगा, उसका मास है वो भी इंक्रीज होगा और नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ है वो एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है इन द साइज ऑफ ए सेल। एक सेल के अंदर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज है, जो कि किस किस चीज में इंक्रीजिंग होगा, उसमें इसकी वजह से वेट, जो ड्राई वेट है सेल्स का ऑर्गेनिज्म का, उसमें मास एंड नंबर इसके अंदर इंक्रीज होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ये चीज हम कैसे देखेंगे कि भाई उसका साइज बढ़ रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। इस चीज से हम देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में, इस लिविंग बीइंग में क्या हो रहा है, कि इसका साइज बढ़ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि भाई साइज और शेप तो ये कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उनका भी बढ़ता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज ग्रोथ को मेंशन कर रहा है और कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन सी प्रोसेस है जो कि नॉन लिविंग बींग्स की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। डेवलपमेंट हम किसको बोलेंगे, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, सम ऑफ टोटल चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, उसके पूरे लाइफ टाइम में, एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ टाइम में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में, उसके ऑर्गन्स में, उसके सेल्स में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। ये नहीं कि एक टाइम पीरियड का ले रहे, पूरे लाइफ टाइम का उसमें इंक्लूड करें। तो डेवलपमेंट है वो क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ चेंजेस, जितने भी उसकी पूरी लाइफ थी उसमें कि जितने भी चेंजेस आए उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। फिर हम देखते हैं प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है, एनिमल्स में ग्रोथ कैसी है। जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहती है, उसके होल लाइफ टाइम पीरियड में, कंप्लीट जो उसका लाइफ टाइम पीरियड है उसमें उसकी ग्रोथ होती रहेगी, उसका साइज है वो बढ़ता रहता है। ये किस वजह से होता है, प्लांट्स के अंदर आपने 9th क्लास में टिश्यू, एक चैप्टर है उसमें एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट सूट रूट दोनों की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो मेरिस्मेटिक एरिया है उसके अंदर सेल डिवीजन रेगुलरली होता रहता है और उस वजह से प्लांट की हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। तो प्लांट की ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। लेकिन बात करें हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो उनकी ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद बंद हो जाती है। हम हमारी हाइट है, हमारी हाइट कब तक बढ़ती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम 16-17 साल के होते हैं तब तक हमारी हाइट बढ़ती जा रही, फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड है कि वहाँ पे रुक जाती है। तो जो सर्टेन टाइम पीरियड है उस तक ही हमारी जो ग्रोथ है वो होगी, उसके बाद जो सेल्स हैं वो डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, या तो रिप्लेसमेंट करके वो उसको वोन आउट करना है या सेल को लॉस करना, मतलब उसको डिग्रेड कर देना है। तो सेल डिवीजन होगा फॉर रिप्लेसमेंट, वोन आउट एंड द लॉस द सेल। इसके लिए उसके अंदर सेल डिवीजन तो चल रहा है लेकिन आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो रिप्लेसमेंट कर रही है सेल्स की बस। यहाँ पे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से सेल डिवीजन हो रहा है, सेल एनलार्जमेंट कैसे चल रही है, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का सिक्रेशन कैसा हो, इन सारी चीज़ों, सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमने पढ़ा था कि भाई कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है नॉन लिविंग है। कि क्योंकि नॉन लिविंग की भी ग्रोथ तो होती है, मान लो एक स्टोन है उसके ऊपर मिट्टी जमती जा रही है तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो नॉन लिविंग और लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमने 2 अलग अलग जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व किए, वो है इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। इंटरसेप्शन प्रोसेस वो होगी जब किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ग्रोथ हो रही है, किसी मटेरियल के एडिशन की वजह से या सेल्स की फॉर्मेशन की वजह से बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है, उसको बोला जाता है इंटरसेप्शन ग्रोथ।
ठीक है। और फिर जो एक्रीशन ग्रोथ है, एक्रीशन ग्रोथ किस में होगी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। क्या होता है इसमें? एक्सटर्नली उसका जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कोई मटेरियल का डिपोजिशन होता जा रहा है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। इंटरसेप्शन में हम बात करें तो इसमें इंटरनल ग्रोथ हो रही है। किस वजह से हो रही है? एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। मटेरियल का एडिशन हो गया या फिर फॉर्मेशन हो रही है सेल्स की, उसकी वजह से। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके लाइफ का एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हो रही है और फिर डिवीजन होते होते पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एम्ब्रियो का यहाँ पे इंटरसेप्शन जो ग्रोथ है उसमें हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा और इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। एक्रेशन है उसमें नॉन लिविंग आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं, उनका साइज बढ़ता जाएगा, कोई सिमिलर मटेरियल उनके आउटर सरफेस पे ऐड हो रहा, उस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। तो और इसमें हम एग्जांपल किसके ले सकते हैं? रॉक्स, माउंटेन्स, स्टोन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनके सरफेस पे कोई भी मटेरियल है वो ऐड होता जाएगा और इनका साइज बढ़ता जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो एक ऐसा मतलब इंक्लूड करेगी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सम है जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, चाहे फिर वो कैटाबॉलिक है चाहे फिर वो एनाबॉलिक है, उनका ओवरऑल जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। सम है टोटल जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी सेल के अंदर हो रही है उनका सम है। और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये लिविंग है या नहीं है? इस चीज को डिफाइन करेंगे उसके मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके बेस पे उसको हम जज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दो अलग अलग पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया गया। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है हमें तो उसके लिए हमें वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तो वहाँ पे सनलाइट से जो सोलर एनर्जी आ रही है प्लांट्स उसका यूज करते हैं। सनलाइट प्लस H2O CO2 और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन दोनों चीजों की प्रेजेंस होती है तब ये दोनों की जो प्लांट्स है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? सनलाइट को यूज किया गया। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें सनलाइट का यूज किया गया। तो एनाबॉलिज्म है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज की फॉर्मेशन कर रही, कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है वो वहाँ पे। इट इंक्लूड्स द बिल्डिंग अप रिएक्शन। रिएक्शन की बिल्डिंग अप में किसका यूज करिए? एनर्जी का यूज करिए। सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और किसका? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगी। एनाबॉलिज्म है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई चीज सिंथेसाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही, ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो रही है उसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी यूज नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है वहां पे। और कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में टूट जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो आगे जाके फर्दर टूट रहा है। ग्लूकोज है वो पायरोलाइसिस में कन्वर्ट हो रहा है, देन माइटोकॉन्ड्रिया में आगे प्रोसेस चलेगी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है जो कि क्या काम करेगा?
ब्रेक डाउन का काम करेगा। जितने भी ब्रेक डाउन रिएक्शंस है उसमें कैटाबोलिज्म प्रोसेस है वो इंक्लूड होगी और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करे। एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो मेटाबॉलिज्म है वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को इंक्लूड कर रहा है। जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिज्म दो में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैटाबॉलिज्म है ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एनर्जी रिलीज करता है जब ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती है उस टाइम पे। तो आज के जो क्लास है इसमें इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक बच गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू।